चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोगों ने अकह सवर्णे दीर्घः, ऋति सवर्णे रीवा, लृत सवर्णे रीवा और ऋत्यकः। ये ऋत्यकः करता क्या है? ये प्रकृति भाव करता है। इन सबको हम लोगों ने देख लिया था पिछले दिन। आज हमारा प्रकरण है गुण संधि का। किसका? गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण। अदेंग गुण कहता क्या है? अत माने एंग माने ए ओ, अत एंग आ माने ह्रस्व आ, ए और ओ। ये कैसे जाने के ह्रस्व या होगा? इसके बाद का एक लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आता है तपरस तत्कालः तह परो स्मात् सच। ता जिसके पर में है, किसके पर में है? आ के। तात्पर्य च, त के जो बाद है अर्थात ए और ओ, हो क्या गए? तत्काल से, केवल उसी काल का बोध कराएंगे जिस काल में लिखे रहेंगे। तो यहाँ ह्रस्व अ, ए और ओ, इन दोनों, ये दोनों ह्रस्व का बोध कराएंगे ना? कैसे कराएंगे भैया? ह्रस्व होता ही नहीं है तो कैसे ह्रस्व का बोध कराएंगे? इनका मैं पूछ रहा हूँ, इनका ह्रस्व कहाँ होता है? तब कैसे ह्रस्व का बोध कराएंगे? ये केवल जिस काल में लिखे रहेंगे उसी का ही बोध कराएंगे। तो अदेंग गुणा ये कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। सूत्र शब्द पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? नपुंसक लिंग है। सूत्र का रूप कैसे चलेगा? सूत्रम सूत्रे सूत्राणि। सूत्राणि काहे नहीं हुआ? चूंकि ता और रा में रकार है, इसलिए अभी आप पढ़े हैं। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि इत्यादि करके, रसाभ्याम नोणा रटकुप्वांगनुम विवाह इत्यादि सूत्र करके। चलिए, तो हो क्या गया? किसकी संज्ञा करता है? अ ए ओ की गुण संज्ञा करता है। अगला सूत्र आता है आद गुण। अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एकः गुण आदेशः स्यात्। मैं कुछ दिन बताया था एकः पूर्व परयोः का अधिकार कहाँ तक चलता है? किसी को नहीं याद है? 6-1-81 से 6-1-111 तक। और आद गुणा का नंबर क्या है? 6-1-87, यानी कि एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में ये आ रहा है। इसके पहले अकह सवर्णे दीर्घः 6-1-101 था और उसका नंबर कहाँ तक चलता था? 111 तक, यानी कि ये भी एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आएगा। आद गुणा करता है कि अवर्णात् अच परे, यानी इधर अ हो, अच माने सप्तमी, अच माने सप्तमी माने स्वर के बाद में रहने पर क्या हो जाए? पूर्व परयोः। पूर्व यानी प्रथम वर्ण के जो प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण और पर वाले शब्द के पूर्व वर्ण के स्थान पर क्या हो जाए? गुण आदेश हो जाता है। जैसे देखिए, यदि अ या आ के बाद इधर क्या रहे? अ या आ। अच माने यहाँ किसका किसका बोध कराएगा? अकह सवर्णे दीर्घ कहता क्या था? अकह सवर्णे दीर्घ। इसका नंबर क्या है बता दीजिए आप? 6-1-101। और आद गुणा का 6-1-87। कौन पहले का है कौन बाद का है? इसके पूर्व ही आ जाता है एकह पूर्व परयोः। वो कहता है कि एकह माने एक आदेश हो जाए, पूर्व और परयोः इन दोनों के स्थान पर। अब देखिए, पहले नंबर इसका आया है अवर्णात् अच परे। इधर आ होवे या आ होवे, इसके बाद अच होवे।
अच माने सप्तमी, सप्तमी माने स्वर वाला ये वर्ण बाद में रहे। ये केवल स्वर की बात करता है, अ आ ई उ इत्यादि की नहीं करता, केवल स्वर की, जितने भी स्वर हैं सबकी बात करता है। और ये अक माने अ ई उ री री इतने वर्ण रहे, फिर इसी का सवर्णी कोई बाद में रहे, सवर्ण स्वर, तभी होगा दीर्घ। तो इधर अ रहे, इधर भी अ रहे, तब तो सबसे पहले तो ये कहेगा कि आद्गुण अवर्णात अच परे, लागे होगा। हाँ बताइए। हाँ, नियम तो यही कहता है कि अवर्णात अच परे, अवर्ण से कोई भी स्वर हो तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाए। तो इसका भी अपवादक सूत्र बन जाता है ये अका सवर्णे दीर्घा। ये अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर के कहता है कि इधर अक होए, इसका कोई सवर्णी पर में होवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाए। तो ये अपना लेकर के अलग हो जाता है। फिर भी इसका अधिकार क्षेत्र, सबसे बड़ा इसका अधिकार क्षेत्र है आद्गुण का। समझ में आ रहा है ना? बोल नहीं रहे, नहीं समझ में आया, फिर से बताएं। ये कहता ये है कि आद्गुण अवर्ण से अच परे, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व प्रयोग, यानी इस वाले अच के और इस वाले स्वर के स्थान पर क्या हो जाए, गुण आदेश हो जाए। और यहाँ अ होए, अक मतलब अक होवे और इसका कोई भी सवर्ण यदि पर में होवे तो इसके स्थान पर, इधर वाले के स्थान पर दोनों मिलकर के दीर्घ एकादेश हो जाए। तो मान लीजिए कोई उदाहरण जैसे है, अ इधर भी है, अ इधर भी आ जाए, इसमें देख लेते हैं। जैसे दैत्य धन अरिह, दैत्य धन अरिह, इधर क्या है, अवर्ण है प्लस बाद में अच है, अच माने स्वर। तो यहाँ तो कोई स्वर विशेष की गणना नहीं कराए हैं ना, कौन सा स्वर रहे। तो अ है, इधर अच है, क्या ये नियम नहीं लग रहा है इस पे? नियम तो जा रहा है ना उसमें। लेकिन जब ये आता है इसके बाद वाला सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, ये कहता है कि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण रहे और उसके पर में कोई सवर्ण रहे तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाए। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ। लेकिन यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ गुण आदेश हो जाएगा, पूर्व प्रयोग एकः गुण आदेशः स्यात्। अब इसके उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्याकरण प्रवेशिकाकार लिखते हैं कि अ या आ के बाद, यानी अ हो या आ हो, इसके बाद क्या क्या आए इसको लिखते चलते हैं। अच में कौन कौन से वर्णों को परिगणित कराएंगे देखिएगा। ई या ई आवे, यानी ई होवे या ई हो, दीर्घ इकारांत होवे। और फिर कहते हैं कि दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उ या ऊ आवे, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो क्या हो जाएगा, ओ गुण। और क्या आवे, री या दीर्घ री आवे तो री या तो क्या हो जाएगा, अर। री या दीर्घ री आवे, हाँ तो क्या हो जाएगा उसको, अल। और क्या लिख रहे हैं, इस संधि का नाम क्या होगा, गुण होगा। ह्रस्व अ या दीर्घ अ के बाद ई उ री या री आवत तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल। ये दोनों जो भेद हैं अ के ही हैं। गुण कितने हैं, अ ए ओ। ये तो ठीक है, ये मिल रहा है, ये तो ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो ये अर और अल कहाँ से आ गए, उरण रपर से रपर होकर के यही अर अल में भी आया है और अल में भी आया। चूंकि रील री वर्ण्यो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम ऐसा कहा गया है, इसी कारण से अर को इसी अ से जुड़ करके लपर या रपर होकर के आता है। जब री आएगा तो लपर होकर के आएगा, जब री आएगा तो रपर होकर के आएगा ना। ठीक है, किसी को कोई संशय यहाँ तक, आगे चला जाए। चलिए उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण क्या है,
उपधन इंद्र। इधर उप में क्या है, बाद में ई है। अब आपका नियम जो लिखे हैं उसमें देखिए क्या बैठ रहा है, आया आ के बाद ई या ई आवे, हाँ मिल रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए लिख दिए हैं इधर, तो हो क्या जाएगा, उपेंद्र। उपेंद्र माने इंद्र का छोटा भाई, जिसको विष्णुदेव कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है गणधन ईशा। ह्रस्व ई वाला बताए हैं यहाँ, अब दीर्घ ई वाला बता रहे हैं। जैसे गणधन ईशा, इधर ह्रस्व आ है और इधर दीर्घ ई है, तो बनेगा क्या, यहाँ दीर्घ ई सोच करके यहाँ डबल मात्रा ना लगा दीजिएगा, आई हो जाएगा। यहाँ सीधा लिखा गया है नियम, अ या आ के बाद ई, ह्रस्व ई आवे या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है। यहाँ भी लिखा गया है ये आपका नियम, इस वाले में भी लगा है यही, ई मिल आ और ई मिल करके ए हुए, वही ए यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा अगला बताते हैं रमाधन ईशा। इधर आ होवे तो बाद में ह्रस्व इकार होवे। रमा ईशा माने क्या होता है, इधर आ है इधर ई है, बता रहे हैं आ होवे या ई दोनों में से कोई होवे तो क्या हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, बनेगा क्या, रमेशः। रमेशः का क्या अर्थ है, रमा के ईश, रमा के स्वामी। गांव में भी बहुत लोगों का नाम रमेश रहता है, अब उनकर पत्नी रमा रहा चाहे ना ही, लेकिन रमेश नाम मिलता है। आगे आइए गंगाधन ईश्वर। तो हर पति विष्णु देव तो हो सकत तो ये का जरूरी है कि हर पत्नी रमे रहा। चलिए आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं हाथ से। ठीक है। आगे आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला उदाहरण देते हैं गंगाधन ईश्वर। गंगाधन ईश्वर। ईश्वर पद कैसे बना है, ईश धातो हो वरच प्रत्यय कृते सत ईश्वर पदः निष्पद्यते। ईश्वर पदम निष्पद्यते। आ है यहाँ, क्या है गंगा में आ और बाद में, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ या आ रहे, ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए ही होगा, तो हो क्या जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा गंगेश्वर। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं ये सा जो लिखा जाता है ये ऐसे भी मिलता है, कंफ्यूजन न होइएगा, वही है। ठीक है। उसके बाद है वृक्षधन ऊपरी। ई वाला उदाहरण बता लिए, इनके जितने भी उदाहरण बन सकते थे ह्रस्व दीर्घ के भेद से वो हो गए। अब इसका ऊ का बताएंगे। ऊ वाले में क्या बता रहे हैं, वृक्ष धन ऊपरी, इधर अ है इधर ऊ है। अब देखिए नियम दूसरा वाला, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आवे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसको अपनी आप लोग नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाते रहने से फ़ायदा ये है कि ये जो दुनिया भर का ऊपर वाक्य लिखा गया है वो उससे झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। एकदम आप साफ साफ ऐसे नोट्स बना लिए, अ या आ के बाद, इन सब के बाद इनमें से कोई एक आवे तो ए ओ और अल हो जाता है। ठीक है। तो आ या आ के बाद ऊ या ऊ आवे तो हो क्या जाएगा, ओ हो जाएगा, तो यहाँ ओ लिख देते हैं। ये दोनों अपनी स्वतंत्र सत्ता खत्म करके इसको ला रहे हैं। ठीक है। तो बन गया, क्या आ जाएगा, वृक्षो
वह पेड़ पर चढ़ता है, वाक्य बता दीजिए संस्कृत में। वह पेड़ पर चढ़ता है, कौन बताएगा? कहाँ हो गए भैया? आरोहत होगा, पहलवाओं कुछ होगा, वृक्षम वृक्षस्य वृक्षे, सह वृक्षस्य ऊपर होगा कि वृक्षम ऊपरी? कैसे? वृक्षम कहाँ होगा? आप इसको सह वृक्षस्य ऊपर आरोहत ये बन जाएगा, वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। सह वृक्षम ऊपर आरोहत ये भी बनेगा, तो वृक्षम में द्वितीया कहाँ होगी? गत्यर्थक होने के कारण यही मैं जानना चाह रहा था कि आपका दिमाग वहां तक जाता है कि नहीं। सह वृक्षम ऊपर आरोहति, चढ़ने की क्रिया हो रही ना, कुछ गति तो हिलना डुलना इत्यादि हो रहा है, इसलिए जो अधिकरण है उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। ठीक है, तो बन क्या जाएगा? वृक्षोपरि। अगला है गगन धन ऊर्ध्वम। गगन धन ऊर्ध्वम, इधर अ है, इधर दीर्घ ऊ है, तो नियम यही कहता है ह्रस्व ई रहे या दीर्घ ऊ रहे तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। तो बनेगा क्या? गगनोर्ध्वम। ठीक है, अगला है गंगाधन उदकम। ये प्रश्न टीजीटी में पूछा गया जा चुका है पहले ही, यहीं से पूछे जाएंगे जितने भी प्रश्न रहेंगे, बाबूराम के व्याकरण प्रवेशिका से ही पूछे जाएंगे आपकी टीजीटी के सिलेबस से। ठीक है, आगे आइए। गंगाधन उदकम। गंगाधन उदकम माने क्या होता है? दक माने ये ऊ हट जाए, दक माने जल, ये ऊ द दोनों हट जाए तो तब भी माने जल, का माने भी जल होता है ना। आइए कहते हैं गंगाधन उदकम बराबर, इधर आ है और इधर ऊ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, चूंकि यहाँ नियम है अ या आ के बाद ऊ या ऊ आवे तो ओ हो जाए, तो बनेगा क्या? हाँ, दीर्घा है। गंगोदकम, कौन सा समास बनेगा? विग्रह क्या होगा? गंगायाः उदकम इति गंगोदकम। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का नौकर, आदमी। अगला है उदाहरण माया धन ऊर्जस्वी। ये मैं पूछा था टीजी उसमें टेस्ट में, आपके याद है? माया धन ऊर्जस्वी, इधर आ है, इधर दीर्घ ऊ है, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ओ ही होगा, तो बनेगा क्या? माययोर्जस्वी। यही पद निष्पन्न हो जाएगा, माययोर्जस्वी। ठीक है, अगला है कृष्ण धन रिद्धि। अब यहां अगले की बात करेंगे। कृष्ण धन रिद्धि का क्या अर्थ है? धन संपदा वैभव इत्यादि। कृष्ण धन रिद्धि, इधर आ है, इधर री है, तो होगा क्या? अर काहे होगा, क्यों होगा? मैं बताया था कि उरण रपरा, इसमें भी देख लीजिए, इसका उत्तर स्थान क्या है? कंठ, और इसका मूर्धा। तो यानी इसके स्थान पर जो होगा कंठ मूर्धा वाला कम से कम होना चाहिए, या एक भी मिले तब भी हो जाए। तो यहाँ आया, आ के बाद रिया री आवे तो हो क्या जाएगा? अर। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और रा का मूर्धा। कंठ मूर्धा मिल गया। इन दोनों के स्थान पर कंठ मूर्धा वाला हमको इसमें इस गुण वाले में मिल रहा है। तो
तो हो क्या जाएगा? अर, अर नहीं, अर, तो हो क्या जाएगा? कृष्णार्थी बनेगा, बाद में सु आकर के विसर्ग इत्यादि को, सु को विसर्ग बन क्या जाएगा? कृष्णार्थी, कृष्णस्य रिद्धि, कृष्ण का वैभव। अगला क्या है? ग्रीष्म धन ऋतु। कितनी ऋतुएं हैं? कौन कौन से? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। 4 2 6। क्रम क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। इधर ग्रीष्म में अकार है प्लस बाद में री है, तो दोनों के स्थान पर होगा क्या? अर, तो बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु में कौन सा संधि हुई है? गुण संधि हुई है ये। अब ये चीज क्या बताने वाले थे, थोड़ा सा भूल गए। हाँ, ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके कोई गाना गाया था, आप लोग पढ़े हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रस्तावना में आया है। किसने गाया है? उसको कहती है नट को, नट ने कहा है कि ग्रीष्म ऋतु को जल्दी ही शुरू होने वाली ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके कोई एक गाना सुनाओ। तो पहले तो वो एक थोड़ा सा गुनगुनाता है, बताता है, तो वो कौन सी गाई थी गाना? ईशदीश चुंबितानी सुकुमार प्रमदई केसर शिखानी अवतन सयंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। आगे आइए, अगला है ग्रीष्म ऋतु। ये पूछा गया, ये भी टीजीटी में, ये भी प्रश्न टीजीटी में पूछा जा चुका है। आगे आइए, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, इधर आ है, इधर री है, दोनों के स्थान पर अर ही होगा, तो बनेगा क्या? महर्षि। महर्षि में कौन सा समास हुआ? महान चासौ ऋषि, महान है यह जो ऋषि, यहाँ कर्मधारय समास बन जाएगा। ठीक है, आगे आइए, महाधन रिद्धि। इसी तरह महाधन, ध नीचे रहेगा, द के बाद रहेगा रिद्धि में। ठीक, इधर आ है, इधर री है, तो वो दोनों के स्थान पर होगा क्या? अर, तो बनेगा क्या? महर्धि। महारिद्धि नहीं करिएगा, क्योंकि जब ये संधि होती है गुण, तब ये अपनी स्वतंत्र सत्ता और ये वाला, ये दोनों हट जाते हैं। इसके स्थान पर जो नया आदिष्ट वर्ण होता है वही होता है। यहाँ आगम होता है कि आदेश होता है? आगम तो नहीं हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, आदेश ही हो रहा है। चलिए, अगला है तव धन ऋकार। री वाला भी उदाहरण बाकी रह गया था, इसका नहीं बताए थे, अब बता रहे हैं। महान है जो रिद्धि, यही बनेगा, और क्या क्या है? तव धन ऋकार। इधर री है, इधर आ है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, कैसे ये स्वर संधि में चला आया? ली स्वर ही है, ये भी जानिए, ऐसा मत भूल करके ला है, ये री दिख रहा है तो व्यंजन मार दीजिए, ये भी स्वर ही है। इसका किस क्या भाव होता है? ये दीर्घ नहीं होता है, एच वर्णों का, एच वर्णों का ह्रस्व भाव होता है, ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता है। तो इसके स्थान पर क्या बता रहे हैं? आ या आ के बाद री, या ये री आवे केवल, ह्रस्व री, तो होगा क्या? अल। तो इसके दोनों के स्थान पर आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ,
और री का दंत। तो इन दोनों के स्थान पर जो कंठ और दंत वाले वर्ण हैं वही आएंगे। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा कंठ दंत है। तो इसका तो है होगा ही नहीं, इसका भी नहीं है। अ का कंठ है लेकिन बाद में मूर्धा जुड़ा हुआ है, इसमें अ का कंठ है, लृत लसानाम दंताः। ल का भी दंत होता है, इसलिए दोनों के स्थान पर अल आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तवलकारः। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे बताते हैं कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर यह नियम नहीं लगता है, वे नीचे दिखाए जाते हैं। इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं कि क अक्ष से ऊहिनी प्रत्यय, अक्ष शब्द से ऊहिनी प्रत्यय नहीं है, अक्ष से ऊहिनी शब्द बाद में जुड़ रहा है, तो बनेगा क्या? कौन सा नियम काम करेगा यहाँ? इसको हटा दिया जाए। अब ये गुण संधि के अपवाद हैं। गुण संधि के अपवाद कैसे हैं इसको दिखा रहे हैं अभी। शब्द है अक्ष से ऊहिनी, यही है। इधर बता रहे हैं कि अक्ष के आकार में छकार में क्या है? अ है, बाद में ऊ है। इन दोनों के स्थान पर इधर नियम देखिए, आ रहे या आ रहे ऊ बाद में आवे तो हो जाएगा क्या? ओ। लेकिन ये नियम यहाँ कार्य नहीं करेगा। नियम तो आ रहा है ना, क्या हो गया? बहुत तेज चल रहा है। अरे भाई कहाँ बहुत तेज चल रहे हैं, ये तो एकदम पका पकाया। अब देखिए अगर ये कहिए कि बहुत धीरे धीरे चलेंगे तो सिलेबस, तब बाद में मत कहिएगा हमको कि सिलेबस तक नहीं पूरा हुआ। मैं और धीरे से चल सकता हूँ। समझ में आ रहा है उसके लिए तो सही है, जो नया है वो पीछे हो जाए। तो बहुत तेज तो मैं नहीं समझ। चलिए क्या आपको क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कहाँ? गुरु जी कहाँ समझ में नहीं आया? थोड़ा तेज चल रहे हैं हमारे कहने का मतलब ये स्लो चलिए, क्योंकि एक बार अगर समझ जाएगा दोबारा में। चलिए ठीक है, मैं धीरे ही चलता हूँ, कोई बात नहीं। सबके लिए एक समान होना चाहिए। यहाँ एकदम स्पष्ट लिखा गया है, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर यह नियम नहीं लगता। पुस्तक में देखिए लिखा गया है कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर यह नियम नहीं लगता है, वे नीचे दिखाए जाते हैं। यानी कि गुण वाले प्रकरण का अपवाद जो है वो नीचे लिख रहे हैं कि नीचे इन स्थानों पर गुण होने की संभावनाएं, गुण होने की कंडीशंस बनती हैं, तथापि वहाँ भी गुण नहीं होगा। अब वही बता रहे हैं। अक्ष शब्द है, बाद में ऊहिनी इससे जुड़ रहा है। अक्ष में क्या है? आकार है, और ऊहिनी में ऊ है। तो आपका गुण वाला नियम ही, ये गुण वाला नियम है, ये गुण वाला नियम है। गुण के कहता है कि अ या आ के बाद ई या ई आवे तो ए हो जाए, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आवे तो ओ हो जाए, अ या आ के बाद री या री आवे तो अर हो जाता है। री तो इधर दे सही, अ या आ के बाद री आवे तो अल हो जाए। तो नियम आपका इसमें बैठ रहा है कि नहीं? कहाँ बैठ रहा है आप बताइए? आ है और इधर ऊ भी है, दीर्घ ऊ है। यहाँ आपका नियम गुण वाला बता रहा था कि आ हो या आ हो तो ऊ आवे तो क्या हो जाए? ओ हो जाए। लेकिन इसके पहले ही नियम लिख दे रहे हैं कि यहाँ इस जगह पर कुछ अपवाद भी दिया जा रहा है, कुछ नियमातिरेक भी लिखा जा रहा है। उसके लिए एक सूत्र है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्ष से ऊहिनी परे रहते उपसंख्यानम, क्या उपसंख्यानम क्या कहना चाहिए? वृद्धि उपसंख्यानम, वृद्धि कही जानी चाहिए। अ या ऊ इसमें अक्षौहिणी पद विशेष में अगर यह आवे तो अ के बाद यदि ऊ या ऊ आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? वृद्धि संज्ञक कितने वर्ण हैं? कौन कौन से? आ, आई, औ। तो देखिए अ या आ के बाद ऊ है, ऊ आवे तो ओ हो जाए, गुण का था। लेकिन अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और इसका ओष्ठ। इनमें से एक ऐसा वर्ण खोजिए जो कंठोष्ठ वाला हो। आई कैसे होगा? इसका उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, ये भी जान लीजिए लेके हाथ। ये जहां आएगा
रपर होकर के आएगा तो क्या आएगा? आर और आल। ईर इल भी आएगा बाद में, जब देखेंगे यहाँ भी ईर इल उर उल भी आएंगे रपर होकर के। तो कंठोष्ठ वाला वर्ण कौन सा है? इसका क्या है? कंठ है केवल। और इसका ए दैतोह कंठ तालु है, लेकिन होना क्या है? कंठ ओष्ठ खोजना है। अगले की देखिए, ओ दैतोह कंठोष्ठम, दोनों का कंठोष्ठ वाला मिल जा रहा है, तो बनेगा क्या यहाँ दोनों के स्थान पर? औ आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? अक्षौहिणी। अभी नमय रहेगा। अब इसमें बता रहे हैं आगे कि अक्ष से ऊहिणी जोड़ने पर बना क्या? अक्षौहिणी, ये लिखे हैं। लेकिन अगमा कुछ लिखे रहे यहाँ पर, न को न के स्थान पर ण कैसे हो गया, यह आगे बताया जाएगा। हम यही बता दे रहे हैं। न को अक्षौहिणी, एक सूत्र है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, हाँ, आगह। आगह माने, इसको मैं तोड़ के लिखा था, पूर्व पदार्थ, पूर्व पद से संज्ञायाम माने संज्ञा अर्थ ज्योतित होने पर आगह, यानी गकार का व्यवधान न रहे तो उसके नकार को ड़कार में तब्दीली हो जाए। ये आएगा संधि जब पढ़ेंगे और आगे चल करके उसमें बताएंगे डिटेल। ये इससे अक्षौहिणी किसी एक संज्ञा का ध्यान तो हो रहा है। कहते हैं कि कौरवों की कितनी सेना थी? 11, पांडवों की 7। तो अक्षौहिणी में एक संज्ञा तो बताई जा रही है कितनी। अब अक्षौहिणी सेना में कितने घोड़े, हाथी, रथ, पैदल रहते हैं? इसमें बता रहे हैं 21,870। कितने? 21,870 हाथी हैं, इतने ही पैदल हैं। 21,870 गुणे 3 करिए, मोबाइल निकालिए। 21,870 गुणे 3, पैदल नहीं, ये रथ हैं यार। इतने हाथी और रथ हैं। 21,870 गुणे 3 करिए। गणित हमारा कमजोर है। 56 कुछ करके आया है। 65 610, 65 610 क्या हैं इतने? घोड़े हैं। अब यही इतने का गुणे 5 कर दीजिए, वही गुणे 5 कर दीजिए। बोर्डवाम करने में बड़ा समय लग जाएगा। हाँ, कितना आ रहा है? 10 93 10 93 50, इतने क्या हैं? पैदल हैं। इतने की संख्या, इतना 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 जोड़ देंगे, जितनी संख्या होगी एक अक्षौहिणी होगी। एक अक्षौहिणी में इतनी सेनाएं, इतने लोग रहते थे, इतने उसके अंग थे। ठीक है। तो अक्षौहिणी, एक अक्षौहिणी करने से इतने की संज्ञाओं का दभान हो रहा है। ये जो लिखा है संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ द्योतित होने पर, संज्ञा तो द्योतित हो रहा है अक्षौहिणी से ना, तो इसलिए नकार को ड़कार में तब्दीली हो जाएगी। बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, हटाया जाए। अब हम देखे तो नहीं थे। वही मारे गए थे, काफी मारे गए थे। चलिए आगे आइए। अक्षादुन्यम संख्यानम करता क्या है? गुण का बाध करके वृद्धि का प्रवर्तन करता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठाए रहिए, मैं रोज पूछूंगा डेली यही चीज़। मतलब जितने भी सूत्र पीछे के पढ़े जा रहे हैं, डेली का एक एक उदाहरण किसी न किसी से पूछा जाएगा। अब आपको पढ़ के आना पड़ेगा। चलिए अगला है स्वादी रेणिडोह सूत्र है। लिख रहे हैं कि ख लिख करके 3 लिखा गया ना, 3 का अर्थ है नीचे जो 3 नंबर लिखा गया है स्वादी रेणिडोह।
स्वादि रे ऋणो। ये कहता है कि जब स्वपद के बाद, यानी इधर क्या आवे, स्व आवे, इसके बाद भी कुछ आवे, क्या आए, कहते हैं कि ईर या ईरिन आते हैं, इसके बाद ईर या ईरिन ये दोनों आवे तो हो क्या जाए, तो स्व के आकार को और ईर के इकार को दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। स्व में आ है, इन दोनों में क्या है, ई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। आई माने वृद्धि, ये भी वृद्धि कार्य कर रहा है गुण को रोक करके। अब इधर देखिए कहा था गुण वाले प्रकरण में अ या ह्रस्व आ के बाद या ह्रस्व दीर्घ आ के बाद ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाए। गुण माने ए आ जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आई, ये वृद्धि कार्य हो रहा है। तो यही स्वादि रे ऋणो कहने का अर्थ इसका यही है कि स्व के बाद ईर या ईरिन आवे तो उस स्व के आकार और ईरिन के इकार के दोनों के स्थान पर एक पूर्व प्रयोग यहाँ नियम कार्य करेगा, या अधिकार सूत्र है एक पूर्व प्रयोग। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, आई आ जाए, तो क्या जाए, हो जाएगा स्वधन ईर बराबर स्वैर, और ईरिन में स्वैरिन बनेगा, ना को बाद में रणय हो जाता है कि कैसे करके, क्या स्वैरह सु आता है, विसर्ग हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, तो बन जाएगा क्या, आगे बता रहे हैं कि स्वधन ईरा बराबर स्वैरह। स्वैरह माने स्वेच्छाचारी, यानी अपने मन से जो आचरण करे, अपने मन का घूमे, जगह कहिया था मन बढ़ ना। स्वधन ईरणी, ईरणी पद है बाद में, ईरणी में ईरिन दिख रहा है ना, तो वही है स्वैरिणी माने स्वेच्छाचारिणी स्त्री। स्वधन ईरम तो बनेगा क्या, स्वैरम। स्वधन ईरी बराबर स्वैरी, जिसका स्वेच्छानुसार आचरण करने का स्वभाव हो ऐसा। वृद्धि का एक ठो और है, दो ठो वही बता दें क्या। चलिए, प्रादु हो ढो ढे शैशेष, ये याद है सबको। समझ में आ रहा है ना किसी को, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, पढ़ के आइए तब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रोक देते हैं। रुकने सर भी देख रहे हैं कि घंटी बजा रहे हैं उधर से। ठीक है, आज के लिए यहीं पर विराम, फिर कल देखते हैं आगे। टाइमिंग चलना बंद हो गया, बस केवल बीच में टच